नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट की स्पेशल क्लास जो कि आपकी है पर्यावरण। इसमें हमने जो टॉपिक रखा है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी से हमने इसमें क्वेश्चन रखे हैं जो कि सारे के सारे पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या हो जाएगा, है ना। इसमें हमें क्रम बताना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि घास को कौन खाता है, पहले ऑप्शन में देख सकते हैं घास को खाएगा टिड्डा, और टिड्डे को खा लेता है मेढक, और मेढक को खा लेता है सर्प। तो ये हमारा है जो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये हमारा जो नंबर है बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें हम देखेंगे दूसरे में दिया कि घास को टिड्डा खाता है, सही है, लेकिन टिड्डे को सर्प नहीं खाता है, टिड्डे को खाता है मेढक, यानी कि पहले मेढक आएगा बाद में सर्प आएगा, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही हमारा इसमें मेढक देखो पहले आ गया तो ये भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने इंग्लिश में क्वेश्चन रखा है, आपका इंग्लिश में ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि आपका जो पेपर आता है इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, जिसमें आपको लैंग्वेज सही लगे उसमें आप समझ सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इसमें क्या होता है, उत्पादक होते हैं, है ना, उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमारे क्या उनसे होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह, यानी कि जो कुछ चीज़ें उपलब्ध कराते हैं पेड़ पौधे से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है ना, यानी कि इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला जो है बिल्कुल सही है। अगर देख सकते हैं कि घास का क्या गेहूं खाएगा, बिल्कुल गलत है पहला वाला। दूसरा वाला अगर हम देखेंगे तो दिया है कि घास को खाता है बकरा और बकरे को खाता है आदमी, यानी कि आदमी जो है क्या है, मांसाहारी भी है ना, और बिल्कुल शाकाहारी भी, यानी कि आदमी जो इंसान है सर्वाहारी है। तो बकरे को आदमी खा लेगा, बिल्कुल सही है, यानी कि बी वाला जो हमारा आंसर है बिल्कुल राइट है। ऐसे अगर हम देखेंगे बकरे को कौवा खाते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि बकरे को कौवा तब खा सकता है क्योंकि बकरा मृत पाया गया तो बाद में खा लेगा। लेकिन अगर देखेंगे सही श्रृंखला के अंतर्गत कौवे को ना हाथी खाएगा तो गलत है ना। ऐसे घास को मछली नहीं खाएगी, मछली को बकरा नहीं खाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो ए बी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, घास को खाएगा बकरा और बकरे को आदमी खा लेता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी खाद्य श्रृंखला जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए, है ना। इसमें आपको सही आंसर बताना है ना। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं, यानी कि जो घास यानी कि शाकाहारी चीज़ें खाते हैं। चींटी जो है ये मांसाहारी है और शाकाहारी भी यानी कि सर्वाहारी है। लोमड़ी भी जो आपकी है ये भी आपकी आ जाती है ना, सर्वाहारी के अंतर्गत। बाघ जो आपका है ये मांसाहारी आता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्राथमिक मतलब शाकाहारी वाला पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें 2 2 3 3 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमारा आंसर ओनली 2 नंबर का ही सही रहेगा, क्योंकि प्राथमिक जो उपभोक्ता है ओनली आपका हिरन हो जाएगा। कहीं कहीं पर आप चींटी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन बिल्कुल ना दिए हो तो आप चींटी को भी दो, यानी कि दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। इस हिसाब से आप ए कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो आपका आंसर है वो हमारा हिरन वाला ही सही माना जाएगा, है ना दोस्तों। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है ना। मानव की अगर बात करते हैं, जो इंसान है खाद्य श्रृंखला में कौन है, इसकी अगर हम बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला में जो मानव है यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें, यानी कि शाकाहारी भी है और द्वितीय में चला जाता है मांसाहारी भी है। तो आदमी कौन सा है, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। आदमी जो इंसान है साग सब्जी भी खाता है, मांसाहारी भी है, यानी कि मांस भी खाता है, तो हमारा प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो डी है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, यानी कि कौन से पौधे हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो कौन से पौधे हैं, अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले पौधे कौन से होते हैं, वो दलहन वाले पौधे होते हैं जो दलहन के अंतर्गत आते हैं। और दलहन के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, चना जैसे हमारा आ गया, है ना, चना आ गया, दालें आ गई, आपकी दाल की बात करते हैं दाल आ गई, ठीक है। और जो आपकी फलियाँ वाली चीज़ें, जो फलियाँ होती हैं वो वाली चीज़ें जो होती हैं वो सारी की सारी में क्या होता है,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। किस तरीके से होता है? इनकी जो जड़ों में भैया होता है राइजोबियम, उसके द्वारा होता है भैया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वो किस में होता है? दलहन में होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें कहा गया है कि नहीं वाला, यानी कि नहीं वाला हमें बताना। चने में होता है, मटर में होता है, सेम में भी होता है, यानी कि सेम फलियों वाली चीज़ है। लेकिन धान जो है ये दलहन के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रथम पोषण स्तर जो है के अंतर्गत कौन से आते हैं ना? प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? अगर हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, यानी कि इसमें पूछा गया कि भैया उत्पादक के बारे में पूछा गया है ना। प्रथम जो उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये आ जाएंगे आपके हरित जो पादप हैं, है ना। उपभोक्ता नहीं पूछा गया, उत्पादक पूछा गया है। आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है पोषण स्तर के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरित पादप जो है, इसका राइट आंसर जो है हरित पादप हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। पहला दिया है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है कि द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी, जिसे हम विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। तो इसका पूछा गया है ना, कथन के बारे में पूछा गया कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा सी, यानी कि पहला वाला भी हमारा सही है और दूसरा वाला भी सही है। पहला वाला कह रहा है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि पहला जो होता है स्वपोषण करता है, यानी कि उत्पादक होता है, उसको प्राथमिक कहते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से। परपोषी यानी कि दूसरे से भोजन ग्रहण करता है, स्वयं ग्रहण नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है ना। इसमें सही आपको बताना है, इसमें से सही आपका कौन सा सुमेलित है। पर्वत जो दिया है इसमें सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र है, ये बिल्कुल आपका गलत है। दूसरा है कि अजैविक घटक जीवाणु में होता है, बिल्कुल गलत है। और चौथा आपका दिया है कि वर्षा से आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है, बिल्कुल गलत है। और हमारा सी वाला दिया कि हरे पौधे जो हैं पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही बात है। सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम समझ लेते हैं, चारों में से चारों का आंसर हम समझ लेते हैं। चलिए इसको हम ध्यान से समझते हैं। अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र कहाँ होता है? ओशियन में होता है। ओशियन का मतलब भैया है महासागर में होता है। कहाँ होता है? महासागर, यानी कि ओशियन में होता है। जो अजैविक घटक जीवाणु होता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हो जाएगा अजैविक की जगह हो जाएगा जैविक घटक, यानी कि जिसे हम बायोटिक बोल सकते हैं। इसमें दिया है आयोबायोटिक, लेकिन हो जाएगा बायोटिक से होता है जीवाणु, यानी कि बायोटिक यहाँ पर होगा। अगर हम बात करते हैं वर्षा दिया है ग्लोबल वार्मिंग। वर्षा क्यों होती है? वर्षा होती है भैया ग्रीन हाउस गैस से होती है ना। ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है? ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस गैस से होती है, यानी वर्षा कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको आप समझ गए होंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है निम्न पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, और तीसरा है जैव पदार्थ का अपक्षय, और चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल निर्मित करती हैं? यानी कि जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं में किसमें होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलती है। क्या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? इसको आपको बताना है। दूसरा, क्या श्वसन में निकलती है, क्या जैव पदार्थ का अपक्षय में निकलती है, क्या ज्वालामुखी में निकलती है? तो इसको आपको ध्यान से बताना है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस तरीके से होता है? इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल से अपक्रिया करके क्या होता है, ग्लूकोज निकलता है और ऑक्सीजन निकलती है और जल निकलता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। दूसरा हो जाता है हमारा श्वसन। श्वसन की अगर हम बात करते हैं, श्वसन हम जब लेते हैं तो कार्बन यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी कि इसमें हमारा CO2 जो है निकलता है, यानी कि श्वसन में CO2 निकलता है। अब हम बात करते हैं जैव पदार्थों का अपक्षय जब होता है। जैव पदार्थों की जब अपक्षय की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें भी हमारा क्या होता है, CO2 निकलती है। इसमें भी हमारी क्या है, CO2 निकलती है, यानी कि 3 नंबर वाले में भी हमारी CO2 निकलती है। जब ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तब इसमें क्या निकलता है, CO2 निकलता है, SO2
CO2 निकलता है और NO2 निकलता है। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे सिर्फ प्रकाश संश्लेषण को छोड़कर तीनों जो दिए ऑप्शन आपके हैं इसमें सभी में क्या है, CO2 निकलती है। तो यही पूछा गया है कि किस किस में CO2 निकलती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसलिए हमारा सी नंबर का पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में आपको हम बता चुके हैं। इसमें पूछा है कि जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु कौन सा है, इसको मैं आपको आंसर जो है आपको बताना है। इसमें आपका दिया है राइजोबियम, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्लोरोबियम, ये भी सही है। तीसरा है एजोडोबैक्टर, बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी जो आपका है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन है। सौर विकिरण की बात करते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, तो वो आपकी हो जाएगी जल चक्र। यानी कि अगर सूरज नहीं निकलेगा, सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी तो भैया जल चक्र यानी कि पानी नहीं बरसेगा और फिर भाप नहीं बनेगा, यानी कि जल चक्र नहीं हो पाएगा। क्या होता है कि भैया तालाब, ये देखोगे आपका तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, ऊपर से सूर्य की आपकी किरणें पड़ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, किरणें पड़ रही हैं, तो क्या है आपका जल जो है ऊपर चला जाएगा, भाप के रूप में जल चला गया है ना। फिर क्या होता है भैया, संघनन होता है, फिर बादल है यहाँ, फिर बादल, फिर बाद में बारिश होती है, फिर नीचे आ जाता है, फिर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, भाप के रूप में ऊपर चला जाता है। फिर यानी कि जल चक्र किससे होता है, सौर विकिरण से होता है। सबसे महत्वपूर्ण है जल चक्र, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जल चक्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की जो मात्रा है किस पर निर्भर करती है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो भैया जो वर्षा है कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी, वो हवा के दबाव पर निर्भर नहीं करती है, तापक्रम पर निर्भर नहीं करती है, जल चक्र पर भी निर्भर नहीं करती है, वो निर्भर करती है भैया कि वायुमंडल में कितनी नमी है। जितनी ज़्यादा नमी होगी भैया उसी हिसाब से वर्षा होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वायुमंडल में नमी जो है वही डिपेंड करती है कि वर्षा की मात्रा कितनी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, 100 सेंटीमीटर से कम होगी, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि बादल फट गया। तो ये किस पे डिपेंड करता है, वायुमंडल में नमी से डिपेंड करता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है ना। निम्न में से सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी सर्वाधिक है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। शैवाल व प्रवाल समूह जो है इसकी जो है सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है ना, इसकी जो उत्पादकता है सबसे ज़्यादा होती है। डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। अगर इसकी हम बात करते हैं, कौन सा कार्य जो है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो भैया है वनों को काटना, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है जो पेड़ पौधे हैं उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। जब आप वनों को काट देंगे, पेड़ पौधों को काट देंगे, हरियाली हटा देंगे, तो क्या है भैया जो आपका पारिस्थितिकी संतुलन है वो क्या है, इकोलॉजी जो सिस्टम है बिल्कुल उसका जो बैलेंस है बिगड़ जाएगा। यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा वनों को काटने से इसका संतुलन जो है बिगड़ जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वायु एक क्या है। वायु की अगर हम बात करते हैं तो वायु क्या है, वायु भैया आपका क्या है, एक भैया वायु जो आपका क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें, वायु जो आपका है एक मिश्रण है और मिश्रण कैसा है, समांग है। अगर मिट्टी की बात करी जाए, मिट्टी कैसा है, एक विषमांग मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण बोल सकते हैं। जो वायु जो आपका है एक भैया समांग मिश्रण है। इसमें देख सकते हैं कि सी पहले इसमें ऑप्शन दे दिया, बी बाद में दे दिया, यानी कि टाइपिंग में दिक्कत होगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या है, मिश्रण है। एक मिश्रण कैसा है, ये मिश्रण भैया है कैसा है, समांग मिश्रण है। और यहाँ पर पूछा जाता है मिट्टी एक क्या है, मिट्टी जो है एक विषमांग मिश्रण होता है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में रूपांतरण के पश्चात क्या होता है भैया, ऊर्जा की मात्रा कैसे होती है, ऊर्जा की जो मात्रा है भैया क्या है, घटती है। घटती कैसे है, जैसे कि अगर तुमने
कोई भोजन खाया है ना, उसमें 100% जो ऊर्जा थी है ना, 100% जो ऊर्जा थी वो तुम्हें कितनी मिलेगी, 10% ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा की 10% मिलेगी, यानी कि घट रही है ना, घट रही ना। यानी कि जो भी कोई भी चीज़ आप खाते हैं जिसकी भी ऊर्जा लेते हैं उसकी 10% ही मिलती है। जैसे कि आप देखेंगे, यानी कि घास को किसने खाया, टिड्डे ने, उसको मिला 10%, टिड्डे को खाया आगे वाले ने तो उसको मिला 10%। ये एक हमारा क्या है, एक हमारा सिस्टम चलता रहता है, तो हमारी इसमें क्या है, घटेगी, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते, है ना, उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन नहीं आते हैं, यानी कि उपभोक्ता इसमें कौन नहीं है। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मृतोपजीवी जो है भैया क्या है, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य जाल के लिए सही नहीं है ना, खाद्य जाल के लिए कौन सही नहीं है। यानी कि इसमें और समझ लो ध्यान से कि मृतभोजी हमने जो आपको बताया उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। उपभोक्ता का मतलब जो कंज्यूमर होते हैं, यानी कि जो खाने वाले होते हैं, जैसे इंसान जिंदा है वो कुछ ना कुछ खा लेगा, लेकिन जो मृतोपजीवी यानी कि कुछ चीज़ मर चुकी है जो कुछ नहीं है वो क्या खाएगी, कुछ नहीं खाएगी ना, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, उसको ही कोई ना कोई खा जाएगा। तो राइट आंसर हमारा इसलिए ए हो जाएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य जाल के लिए सही नहीं है ना, खाद्य जाल के लिए कौन सा इसमें बिल्कुल सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता के साथ शुरू होती है। जो खाद्य जाल है प्राथमिक उपभोक्ता के साथ बिल्कुल शुरू नहीं होती है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होते, जो प्राथमिक वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो उत्पादक होते हैं। तो यहाँ पे उपभोक्ता नहीं होगा, यहाँ पर उत्पादक होगा, खाद्य श्रृंखला से बनता है। ये हमारा सही है, ये भी हमारा सही है ना, ये सही हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल सही नहीं आंसर जो हमारा है डी हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता के साथ नहीं शुरू होती है, प्राथमिक उत्पादक के साथ शुरू होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र का निम्न में से कौन सा चरण पौधे के लिए उपयोगी नहीं है, इसका आपको आंसर बताना है। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि सर हमारे इतने क्वेश्चन जो हैं सही पढ़े हैं, इसके अलावा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सीटेट की डेली क्लासेस चल रही हैं। इसकी अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विनाइट्रीकरण जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन एक चक्र में निम्न में से कौन सा चल पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सहजीवन संबंध जिसमें केवल एक जीव लाभान्वित होता है, वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, सहभोजवाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहभोजवाद जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल लगभग कवर करता है ना, जीव मंडल जो है कितना कवर करता है, जीव मंडल जो है भैया कितना कवर करता है, यानी कि डी 16 से 20 किलोमीटर। यानी कि ये कहा जाता है जहाँ तक समुद्र तल से अगर जोड़ा जाए, समुद्र तल से लगभग में ये 22 किलोमीटर माना जाता है। कितना, समुद्र तल से 22 किलोमीटर, जो कि लास्ट जो पृथ्वी की चोटी होती है पर्वत की, वहाँ तक माना जाता है आपका जीव मंडल लगभग में 22 किलोमीटर होता है। वही हमारा ऑप्शन दिया है डी वाला 16 से 20 किलोमीटर, यानी कि डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ पर रहने वाला एक आर्किड प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ये भैया सहभोजवाद प्रदर्शित करता है। क्या करता है, सहभोजवाद प्रदर्शित करता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो आपके उत्पादक होते हैं भैया, जो खाना बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उत्पाद देते हैं, यानी कि उनसे कोई ना कोई दूसरा उपभोक्ता ग्रहण करता है, उनको भैया ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो क्या हो जाते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। हमारा डी जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक पोषी स्तर किसके द्वारा इंगित किया जाता है ना, प्राथमिक पोषी स्तर जो है किसके द्वारा इंगित किया जाता है, ये T1 यानी कि जो फर्स्ट पे आ जाता है T1 जो है इसके द्वारा इंगित किया जाता है। तो T1 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र की किडनी के रूप में जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है,
ऑप्शन इसका सही बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताइएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर इसका आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटलैंड, है ना। वेटलैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? वेटलैंड। जो आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्र भूमि। यानी कि ये क्या करती है? किडनी क्या करती है? आपका जो पानी फिल्टर करती है ना, ब्लड फिल्टर करती है, पानी को भी फिल्टर करती है। क्या करती है? किडनी करती है। उसी प्रकार से जहाँ पर आर्द्र भूमि होती है वो क्या करती है? जल की सफाई करती है। इसीलिए क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र की किडनी किसे कहा जाता है? वेटलैंड को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वेटलैंड। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। आप सर्च करेंगे एग्जामसर स्टडी, आपको मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए। इसके अलावा आप फेसबुक पेज से भी जुड़ना चाहते हैं, सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आशा करते हैं आपकी फैमिली और आप हमेशा ही खुश रहें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।